नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अब वीवीपैट वाली मशीनों से होंगे चुनाव, सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग का ऐलान। राजनीतिक दलों की ईवीएम पर शंकाएं दूर करने की मांग। तीन तलाक शादी तोड़ने का सबसे बुरा तरीका, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सलमान खुर्शीद ने कहा, निकाहनामा में शर्त जोड़कर महिलाएं कर सकती हैं इनकार। शांति की राह में आतंकवाद बड़ी बाधा, प्रधानमंत्री का बुद्ध के संदेशों पर अमल पर जोर। तमिलों और सिंघलियों को एक दूसरे के सम्मान की सलाह। अमेरिका ने जमात-उद-दावा पर लगाए कई प्रतिबंध, कहा आतंकियों पर रोक लगाने में पाकिस्तान विफल, तनाव के लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका, 25 लोगों की मौत और 35 घायल। सीनेट के डिप्टी चेयरमैन थे निशाना। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिका ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध आतंकी संगठनों के आर्थिक तंत्र को खत्म करने के लिए लगाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों के लिए भी पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं खुफिया एजेंसी ने भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले होने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। समूह पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका मकसद आतंकी संगठनों की फंडिंग को खत्म करना है। आतंकी संगठनों से जुड़े 3 लोगों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा अल-कुरान, IS और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लग सकेगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग के निदेशक जॉन स्मिथ ने कहा कि अमेरिका आक्रामक तरीके से पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में आतंकी समूहों और उनसे जुड़े संगठनों पर कार्रवाई करता रहेगा। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार माना है। राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो के निदेशक डैनियल कोट्स ने अमेरिकी संसद में एक सुनवाई के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं। Islamabad has failed to curb militants and terrorists in Pakistan. These groups will present a sustained threat to the United States interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan. Pakistan is also expanding its nuclear arsenal. कोट्स ने वार्ता के लिए भारत की इस शर्त का समर्थन किया कि सीमा पार से आतंकवाद रोकना चाहिए। कोट्स ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव खत्म करने के लिए चीन के नजदीक जा रहा है। Pakistan is concerned about international isolation and sees its position through the prism of India's rising international status, including India's expanded foreign outreach and deepening ties to the United States. Pakistan will likely turn to China to offset its isolation. Empowering a relationship will help Beijing to project influence into the Indian Ocean. खुफिया ब्यूरो के निदेशक ने चेतावनी दी कि आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान पर हमले की फिराक में है। पठानकोट और उरी में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान पूर्व राजदूत TC राघवन साहब हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ये पूरी खबर है, एक तरीके से मैं कहूँ, और इसमें जो पहला हिस्सा है जहाँ पर कई संगठनों पर, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध की बात है और उन पर दबाव बनाने की आर्थिक तौर पर एक बड़ी कोशिश है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या इस तरह की जो पहले कोशिशें हुई हैं अमेरिका की ओर से वो कारगर रही हैं? जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस तरह की पहले भी काफ़ी कोशिशें हुई हैं, अमेरिका से भी हुई है, राष्ट्रमंडल से भी हुई है और अन्य तरीकों से भी हुई है। अब इनका कितना प्रभाव रहा है या कितने इफेक्टिव रहे हैं, ये एक दूसरा मुद्दा है। ये कहना कि बिल्कुल भी इनफेक्टिव रहे हैं ये भी सही नहीं होगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है उसमें जिस हद तक बेहतरी होनी चाहिए थी वो आई नहीं है। अब इसकी खास वजह एक तो ये है कि इन गुटों के खिलाफ जो
कार्रवाई की जा सकती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो तो हो सकता है, पर उससे सबसे ज़्यादा इसके लिए कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर ही होनी चाहिए जी। और उसको करने के लिए फौज और सरकार के बीच में संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस कदम के साथ अमेरिका की नई सरकार, वहाँ के राष्ट्रपति का एक जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान में जो भारत लगातार बात करता है, उसकी तरफ एक बार दिखता है और ये एक पॉजिटिव संकेत है इंडिया के लिहाज से स्ट्रेटेजिकली। जी, संकेत तो है, पर जिस तरह आपने कहा था पहले, इस तरह के संकेत पहले भी आए हैं और हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी बाहर का मुल्क, अमेरिका हो या कोई दूसरा हो, वो पाकिस्तान में क्या कर सकता है अपने आप में कुछ हद तक सीमित है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप उसकी काफ़ी बड़ी आबादी है, अपने आप में उसकी खुद की रिश्ते हैं और देशों के साथ, चीन के साथ का जिक्र हुआ था, तो वो सीमाओं को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जो दूसरी बात डेनियल कोट साहब ने कही है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिख रही है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर, आतंकी हमलों को लेकर, ऐसे में अमेरिका सरकार वहाँ का रुख जिस तरीके से है और पाकिस्तान का जो एक टिल्ट चीन की ओर है जिसको यूएस भी मानता है, इससे क्या देखा जाए कि रिश्तों में एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश, या फिर इस पूरे रीजन में अमेरिका एक नए रोल की तरह अपनी जो नीतियां हैं उनको एक तरीके से समीक्षा करने की कोशिश भी कर रहा है? अब अमेरिका की क्या नई नीतियां रहेंगी वो तो अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ संकेत तो है जो आज का जो घोषणा हुआ था। पर जो आतंकी हमलों का उन्होंने जिक्र किया, ये खतरा ज़रूर है। अफ़गानिस्तान में हाल ही के दिनों में बड़े भयानक हमले हुए हैं और होते जा रहे हैं, तो आतंकवादी हमलों का खतरा काफ़ी गंभीर है। और जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि पाकिस्तान में भी ये हमले चल रहे हैं और पाकिस्तान में काफ़ी कड़ी कार्रवाई के बावजूद इन हमलों में जितनी रुकावट आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। तो क्या अमेरिका अब जब ये ऑफिशियली मान रहा है, और मैं कहूँ कि अगर उनके निदेशक जो राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो के हैं अगर वो ओपनली बात कर रहे हैं, तो भारत की जो तमाम तर्क थे, जो हम सबूत पेश करने की कोशिश करते थे, वो अब मान हो चुके हैं और अब भारत के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजिकली कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका खुद अब अगर इसे मानता है तो का ये मानना कोई नई बात नहीं है। आखिर उसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान में मारा गया था तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तब की डेवलपमेंट थी और उस तरह की कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आज का जो ये संदेश आया अपने आप में कितना नया नहीं है। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। कुछ हद तक ये रणनीति पहले से तय की गई है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। बाहर के देशों पर का हमें ज़रूर इस्तेमाल तो करना चाहिए, पर उनकी सीमाएं भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की अब तक की पॉलिसी थी बैलेंसिंग एक्ट की, भारत और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस करने की कोशिश होती थी, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या फिर भारत की ओर से सीमा पार आतंकवाद की बात। अब अमेरिका की वो जो बैलेंसिंग एक्ट थी वो शायद बदलती दिख रही है। क्या आप इन संकेतों को ऐसे देखते हैं? ये तो कहना भी जल्दी होगा, क्योंकि अमेरिका का रुख बदलता रहता है। कभी बैलेंसिंग एक्ट होता है, कभी एक तरफ टिल्ट होता है, कभी दूसरी तरफ टिल्ट कम हो जाता है। तो अब उनकी क्या नई पॉलिसी बनेगी वो तो देखना पड़ेगा। मेरी राय में हमें पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको बायलैटरली या द्विपक्षीय तौर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रिज्म से ही देखें। क्योंकि पाकिस्तान चीन के रिश्ते, पाकिस्तान यूएस के रिश्ते, ये अपने आप में हमेशा मुद्दे रहे हैं और इनका असर रहा है भारत पाक रिश्तों पर जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको किस नज़र से हम देखें, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमको गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर कि अमेरिका का जो रुख या बयान है, इसके बाद पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, सेना और सरकार के बीच में जो इस वक्त एक खाई बढ़ती दिख रही है, क्या इस तरह के बयानों का इम्पैक्ट आप देखते हैं वहाँ के स्थानीय सरकार और पूरे हालात को? इस तरह के बयानों का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, पर पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत ही ख़राब है। जैसा मैंने पहले कहा, आतंकवादी हमले वहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं। काफ़ी सख्त कार्रवाई के बावजूद फिर भी आतंकवादी हमले कम नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जो सरकार और सेना के बीच में जो संतुलन, वैसे भी कभी खास संतुलन रहा नहीं है, पर आजकल संतुलन काफ़ी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सब पर, पूरे रीजन पर, पूरे खित्ते पर, भारत के साथ रिश्तों पर, इस सब का काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
राघवन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कला, साधना और संघर्ष की अद्भुत मिसाल। ये जो अंकुर यहाँ वर्धा में अंकुरित हुआ था, ये पनपने का पूरा खत पानी उसमें डालने का काम इंदौर में हुआ। अच्छा। गुरु शिष्य परंपरा की पैरोकार और संगीत जिनकी नजदीक है सबसे बड़ी थेरेपी। म्यूजिक एक थेरेपी है और हम कहेंगे वो सप्लीमेंट के रूप में बहुत अच्छा है कि किसी दवाइयों के साथ साथ उन रागों को सुने जो राग उस रोग पर असर करते हैं। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ गायिका शोभा चौधरी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश में आगामी सभी चुनाव वीवीपैट से लैस मशीनों से कराए जाएंगे। साथ ही वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों के मिलान के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक चंदे समेत दूसरे चुनाव सुधारों को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने ईवीएम मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें सभी 7 राष्ट्रीय दलों के साथ राज्य आधारित 48 मान्यता प्राप्त दल के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में हैकिंग की व्याख्या को लेकर बहस हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने का मौका जल्द ही राजनीतिक दलों को मिलेगा और आगामी सभी चुनाव वीवीपैट से लैस ईवीएम से होंगे। All the future elections will be mandatorily held with VVPAT, and the Commission has also taken into account that the VVPAT slips of electronic voting machine up to a definite percentage, which will be determined by the Commission, will also be subjected to counting, and the Election Commission of India will evolve an appropriate framework in this regard. बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि ज्यादातर दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ पर चिंता जताई और आयोग से इस आशंका को दूर करने की मांग की। 1-2 पार्टियों को छोड़ के सभी ने इस बात को जोर देके कहा कि ईवीएम कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके बारे में 100% गारंटी लेके ये कहा जा सके कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है। सबको कहीं ना कहीं डाउट है। चुनाव आयोग ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों पर विस्तार से प्रस्तुति दी। वहीं 16 राजनीतिक दलों ने आयोग के सामने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग रखी। This is the starting point. They have assured us that VVPAT is going to be there in every election now. The next general election of states which are going to take place will all be through EVM VVPAT. स्वतंत्र जो इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है, ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी उसको छानबीन करने का कोई जगह होना चाहिए। We are strongly demanding that the old system ballot papers should be introduced again. And regarding bribery and other issues, we have said ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो वीवीपैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उससे 100% समझ में आएगा कि किनको वोट दिया है। Government must come forward to spend the money for the election campaign, and also that way even ordinary persons, independent members or even small parties can contest the election. बैठक में बीजेपी ने
चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता का समर्थन किया। हमारी पार्टी ने कहा है कि पैसे की पारदर्शिता होनी चाहिए और तीसरा, चुनाव के संबंध में जिस प्रकार के घूस का विषय किया जाता है उसके लिए भी कानून बनना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने वीवीपैट मशीन खरीदने के 3200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह की 16 लाख मशीनें खरीदने का प्रस्ताव रखा था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक शादी तोड़ने का सबसे बुरा तरीका है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की कुछ धाराएं इसे कानूनी रूप से सही मानती हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक की न्यायिक समीक्षा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि महिलाएं निकाहनामा में शर्त रखकर 3 तलाक को नहीं मान सकती हैं। इस पर कोर्ट ने खुर्शीद से उन देशों की सूची बनाने को कहा जहां पर 3 तलाक पर प्रतिबंध है। मैंने बताने का ये प्रयास किया कि ट्रिपल तलाक का कोई औचित्य नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है, उसके सारे उदाहरण और उसके जितने भी जो भी उसके विषय थे वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दलील दी कि 3 तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है। सरकार का कहना है कि ये मसला मानवाधिकार का है। कुरीतियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ट्रिपल तलाक ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसलिए कुरीतियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसके लिए समाज को खुले मन से, खुले दिमाग से आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार से इस मामले की नियमित सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो सबसे पहले इस पर विचार करेगा कि ये मामला मौलिक अधिकार का है या धर्म का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 तलाक धर्म का मामला हुआ तो वो इसमें दखल नहीं देगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इलाके में शांति की अपील की। उन्होंने भारत और श्रीलंका को आतंकवाद से मुक्त रखने और लोगों से मिलजुल कर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने भगवान बुद्ध की जयंती पर होने वाले वेकसक दिवस कार्यक्रम में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वाराणसी और कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत की घोषणा की। श्रीलंका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वेकस दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बुद्ध के जन्मदिन पर मनाए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा बाधक बताया। menace of terrorism in our region is a clear manifestation of this destructive emotion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल बहुल डिकोई शहर में भारत की सहायता से बने एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने तमिलों की एक सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के तमिलों और सिंहलियों को एक दूसरे की जीवन शैली का सम्मान करने की सलाह दी। We need to strengthen, not separate these threads of unity and harmony. And you are perhaps best placed to lead such efforts and make your contribution. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर श्रीलंका गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज फिर फायरिंग की, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। वहीं राज्य पुलिस ने लेफ्टिनेंट हथियारों का सुराग पाने के लिए स्केच जारी किया और इनाम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना ने लगातार दूसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अरनिया इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इसमें एक बीएसएफ का जवान घायल हो गया। बीएसएफ के मुताबिक सीमा पर बाढ़ के निकट काम कर रहे सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, जिसका माकूल जवाब दिया गया। और इस समय बहुत दहशत का माहौल है। हमारे एरिया में सभी लोग डरे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। कभी पाकिस्तान से जिस तरह से सुबह से फायरिंग हुई है और अभी तो बाहर निकलना भी मुश्किल है हमारे लिए।
इससे पहले गुरुवार को नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था। प्रशासन ने एहतियातन नौशेरा में स्कूल बंद कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जितनी बार भी करता है उसको कड़ा जवाब जवान दे रहे हैं। उसमें कोई जवाब देने में कोई एक कदम भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे जवान रक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब देने के लिए तैयारी रखी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या को अंजाम देने वाले हिजबुल और लश्कर के 3 आतंकियों की पहचान कर ली है। इन आतंकियों के पोस्टर शोपियां में चस्पा कर दिए गए हैं और इनकी खबर देने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया। Who are involved in this whole incident of the killing of Lieutenant Umar Fayaz. These militants, namely Ishfaq, Abbas and Ghayasul Islam, are active in this area for quite some time and were involved and were wanted for several other acts of violence, including murder and robbery. श्रीनगर और शोपियां में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई। जुमा की नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इस बीच विस्थापित कश्मीर पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड की याचिका में सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि अब आयकर की जांच होगी। यंग इंडिया में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्य शेयर होल्डर हैं। कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वो पहले आयकर अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखें। हाईकोर्ट के सुनवाई करने से मना करने पर कंपनी ने याचिका वापस ले ली। यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक हासिल किया था, जिसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। हमारी सब दलीलें सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं और उस सभी समावेश में ये अधिकार क्षेत्र भी खुला है कि रीजन टू बिलीव नहीं था। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया। अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दी गई है। पीठ ने कहा कि निचली अदालत के पास इन आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इससे अंसल बंधुओं और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार भी है। साल 2014 में निचली अदालत ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध के उकसाने, सबूत गायब करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुशील और गोपाल अंसल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हैं। ये धमाका पाकिस्तान सीनेट के उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें वो घायल हो गए। मस्तंग इलाके में जुमे की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर आए, तभी ये धमाका हुआ। उनका ड्राइवर भी हमले में मारा गया है। सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी का कहना है कि एक आत्मघाती हमला था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। बलूचिस्तान में हाल के महीनों में कई आतंकी हमले हुए। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड में नेपाल शामिल हो गया है। दोनों देशों ने आज काठमांडू में इस पर दस्तखत किए। चीन ने कहा कि इससे नेपाल की समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि वो सड़क और रेल से बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। वन बेल्ट वन रोड से चीन एशिया को यूरोप से जोड़ना चाहता है। ये गलियारा पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर से भी गुजर रहा है। 14 और 15 मई को बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन होना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।